ने वर्णों के उच्चारण स्थान की बात की, जिसमें हम लास्ट में ए ऐ ओ औ तक के उच्चारण स्थान की चर्चा कर चुके थे। दोस्तों, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने आपसे बताया था कि इससे हिंदी में भी एक प्रश्न कवर होगा, संस्कृत में भी एक प्रश्न कवर होगा, और यही नहीं, टेट, सुपर टेट या हिंदी की किसी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो एक प्रश्न जरूर आएगा। लेकिन दोस्तों जो है, अब इस वीडियो में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये चर्चा करेंगे कि अनुस्वार, जैसे देखिए वहां तो आपने देख लिया था अकु विसर्जनिया नाम कंठ में विसर्ग तो आ गया था, लेकिन अनुस्वार और अनुनासिक ये दो वर्ग जो है, और जो पंचमाक्षर होते हैं वो भी अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग किए, अनुनासिक के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो अब जो पंचमाक्षर होते हैं, इन पंचमाक्षरों का प्रयोग जो है किस तरह से उच्चारण होता है, अनुस्वार जो है, अनुस्वार का उच्चारण कहाँ से होता है, अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इन चीजों की हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यदि हम बात करें उच्चारण के क्रम में पंचमाक्षर, किसकी चर्चा करेंगे हम? पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब आप समझ रहे होंगे, पंचम अक्षर। तो जो वर्गीय व्यंजन है, क वर्ग, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, क छ ट त प, जो ये 5 वर्ग हैं, इन पांचों वर्गों के जो पांचवें वर्ण हैं उन्हीं को पंचमाक्षर कहते हैं। तो पंचमाक्षर हो गया आपका अंगा, इया, रुक जाइए जरा सा, इसको मिटा दूं, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अंगा, इया, ड़, न, म, अंगा, इया, ड़, न, म, ये क्या है? पंचमाक्षर है। ठीक है। अब ये देखा जाए कि इनका जो है होता कहां से है, तो याद रखिएगा, इयं गणना नाम नासिका, इयं, अंगा, इया, ड़, न, म, इयंगड़ा नाम नासिका, मतलब अंगा, इया, ड़, न, म, इनका उच्चारण कहां से होता है? नासिका से होता है। अब यहां आपके मन में एक जिज्ञासा जरूर जगेगी कि अगर अंगा का उच्चारण नासिका से होता है, और क वर्ग में आपने पढ़ा क ख ग घ अंगा का उच्चारण जो है कंठ से होता है, च छ ज झ इया का उच्चारण जो है तालु से होता है, इचु ऐसा नाम तालु, तो अब अंगा का उच्चारण कंठ से भी हो रहा है और अंगा का उच्चारण जो है नासिका से भी हो रहा है, तो कैसा प्रश्न आएगा? इस प्रश्न का हम किस तरह से उत्तर देंगे? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि अंगा अकेले पूछा जाए, याद रखिएगा जो प्रश्न बता दे रहा हूं, जैसे चलिए एक प्रश्न बना देता हूं। प्रश्न है, अंग का उच्चारण स्थान है, अंग का उच्चारण स्थान है। ओके। अब विकल्प में दिया कंठ, नासिका, मान लीजिए दे दिया मूर्धा, चौथा दे दिया ओष्ठ, कंठ, नासिका, मूर्धा और ओष्ठ। अब ये दिया आपसे, कहा कि इसमें जो है कहां से सही। अब बात यह है कि अंगा जो है वो कंठ भी है और अंगा जो है वो नासिका भी है। अब कैसे हम क्या करें ना, तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा आपका सही उत्तर नासिका लगेगा। क्या लगेगा? नासिका। अब यहां कंठ नहीं करना। जब भी अंगा, इया, ड़, न, म, इन पांचों में से अलग अलग या अंगा, इया पूछ ले एक साथ या कैसे भी करके, जब पांचवा वर्ण आएगा केवल, तब वो जो है पूछा जाएगा, तो उसका उत्तर नासिका आपको लगाना है। हाँ, अगर अभी यही पूछ लेता कि जो है ग अंग, ग अंग का उच्चारण स्थान है, तब हमारा विकल्प नासिका ना होकर के कंठ हो जाता, क्योंकि अब यहां ग अंग का मतलब है कि ये क वर्ग के अंतर्गत आ गया। लेकिन जब, तो ध्यान रखिए, दो तरह के प्रश्न बनेंगे। यदि पंचमाक्षर को अपने वर्ग के साथ पूछा जाता है तो वर्ग के अकॉर्डिंग उत्तर देना है, जैसे ग अंग का उच्चारण पूछ लेगा तो कंठ लगाना है। लेकिन यदि पंचमाक्षर को अकेले पूछता है या 2-3 पंचमाक्षर एक साथ करके पूछता है, तब आपको उत्तर नासिका देना है। तो इन दो तरह से प्रश्न बनेंगे, जो थोड़ा उलझाऊ प्रश्न है, आपस में एक दूसरे से उलझ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसके बाद जो हम अगली चर्चा उठाते हैं, अब इसके बाद हम अगली चर्चा लेते हैं आपकी जो है उसकी अनुस्वार की। अनुस्वार, एक मिनट,
अनुस्वार। अनुस्वार, देखिए ये है अनुस्वार जिसको आप अंग कहते हैं, ये तो याद रखिएगा। अनुस्वार, अनुस्वार का जो उच्चारण है वो भी नासिका से ही होता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका से ही होता है, ठीक है। तो अनुस्वार अगर पूछता है तो कहां से उच्चरित होता है? नासिका से। नेक्स्ट, अनुनासिक। अनुनासिक, अनुनासिक। अगर आपसे यह पूछा जाए कि अनुनासिक का उच्चारण कहां से होता है, तो देखिए अब अनुस्वार और अनुनासिक में प्रायः बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अक्सर बच्चे इसका सही उत्तर नहीं दे पाते, एक दूसरे में गड्ढ-मड्ढ होता है। तो एक तरीका मैं बता दूं, देखिए ये लिखा है अनुनासिक। अनुनासिक दो शब्दों से मिलकर के बना है, अनुधन नासिक। अनु जो है, अनु का मतलब ही होता है पीछे या बाद, और नासिक का मतलब होता है नासिका। तो अगर इस शब्द पर आप गौर करें तो आप ये देखेंगे कि यहां जो नासिका है वो पीछे या बाद आती है। जब नासिका पीछे या बाद आती है तो भाई उच्चारण तो दो ही जगह से होगा, या तो नाक से या तो मुंह से ना। तो सीधी सी बात है, तीसरा तो कान से तो उच्चारण होगा नहीं, आंख से उच्चारण तो होगा नहीं ना। अब ये ना कहिए कि नहीं गुरुजी आंखों की भी भाषा होती है, वो कम ही लोग बोलते हैं और कम ही लोग समझते हैं, आप समझदार हैं। लेकिन वास्तव में जो मौखिक उच्चारण है वो या तो नाक से होता है या मुंह से होता है, ठीक है। तो अब ऐसे में यदि नासिका बाद में आ रही है तो इसका मतलब मुंह पहले आएगा ना। नाक अगर बाद में, अनु माने पीछे या बाद, नाक माने नासिका, नासिका पीछे या बाद में आई, तो पहले कौन आया? मुंह। इसका मतलब इसमें हो जाएगा मुंह, लेकिन बाद में आई आ तो रही है मुंह प्लस नासिका। इसका मतलब जो अनुनासिक हैं उनका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। कैसे होता है मेरे दोस्त? नाक और मुंह, इन दोनों से होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से होता है, अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, और विसर्ग का उच्चारण कंठ से होता है। इन चीजों को विशेष रूप से आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, अब हमने इस तरह से सारे उच्चारण स्थान देख लिए, और सभी उच्चारण स्थानों को देख लेने के बाद अब जो हम अगला काम करेंगे वो, जब उच्चारण स्थान हमने कर लिया है, अब नेक्स्ट टॉपिक, एक मिनट में जरा सा पीछे कर देता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आसानी से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट जो है ये तमाम बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको दिखेंगे प्रश्न के साथ, और आसानी रहेगी। चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उठाते हैं जो है अगला। हम जो अगली जो चर्चा लेते हैं वो चर्चा लेते हैं अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो देखिए, अभ्यांतर प्रयत्न, प्रयत्न के आधार पर, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। अगला अब जो हम नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं वो टॉपिक है उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। देखिए, उच्चारण प्रयत्न का मतलब होता है कि कोई भी वर्ण उच्चरित जब होता है तो उसके उच्चारण में किस तरह से प्रयत्न किया जाता है, कैसे परिश्रम किया, परिश्रम इन द सेंस कि कहां से उच्चरित होता है और किस तरह से वो बाहर निकलता है, इसी को कहते हैं उच्चारण प्रयत्न। तो उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, तो दो भेद होते हैं उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। एक होता है अभ्यांतर प्रयत्न। आप उच्चारण प्रयत्न का मतलब समझ गए कि कोई भी वर्ण जो है, कोई भी वर्ण किस जगह से उच्चरित होता है और किस तरह से उच्चरित होता है। और दूसरा होता है बाह्य प्रयत्न। पहला है अभ्यांतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न, ठीक है। अब हम इसमें पहला टॉपिक लेते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर, अभ्यांतर प्रयत्न, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। अभ्यांतर
प्रयत्न के आधार पर जो है वर्ण के भेद। देखिए दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न दो प्रयत्न है। अब यहां जरा सा मैं एक चीज आपसे स्पष्ट करना चाहूं, जरा ध्यान दीजिएगा। मैं चित्र नहीं बना पाता मेरे दोस्त, किसी तरह से केवल आपको समझाने भर अपना काम कर पाऊंगा, बट यह है कि आप मेरी बात को समझिए, भावों को समझिए, शब्दों में क्या रखा है। देखिए, ये हमारे फेफड़े हैं, ये हमारे फेफड़े हैं, ठीक है। तो ये हमारे फेफड़े हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हमें उच्चारण करना होता है तो इन फेफड़ों पर बल पड़ता है। ये जो फेफड़े हैं, ये फेफड़े धीरे से ऐसे सिकुड़ते हैं, तो यहां से वायु निकलती है, और ये देखिए जो मैंने गोली सी संरचना बनाई है, इन्हें कहते हैं स्वर तंत्रियां। तो ये जो वायु निकलती है वो इन स्वर तंत्रियों को जो है झंकृत करती है। इन्हें झंकृत करने से आवाज निकलती है, और वो आवाज फिर इसी वायु के सहारे, ये अगर हमारा मुख है तो ये हमारे मुख में आती है, और मुख के अलग अलग उच्चारण स्थानों से बाहर निकाल दी जाती है। दोस्त, जिस तरह से एक चित्र के द्वारा मैं स्पष्ट करूंगा, मैं गारंटी से कहता हूं इतना सरल, इतना आसान इस टॉपिक को कोई आपको बताएगा नहीं। तो ये हमने टोटल आपको प्रक्रिया बता दिया कि जो है किस तरह से उच्चारण होता है, ठीक। अब देखिए यहां, अब ध्यान दीजिएगा, यही दोस्त, ये फेफड़े से हवा का निकलना और स्वर तंत्रियों को झंकृत करना, यह जो दो प्रक्रिया है, इन दो प्रक्रियाओं को कहते हैं बाह्य प्रयत्न। अब आपको ये लगेगा कि यार ये है तो अंदर और लिखा जा रहा है बाह्य प्रयत्न, तो इसको बाह्य प्रयत्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये यहीं से उच्चरित होकर वर्ण बाहर निकलता है। उच्चारण का कारण कौन बनता है? ये बनता है, और उच्चरित होकर वर्ण यहां से बाहर निकलता है, तो इसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न। और ये जो मुख के उच्चारण के समय जो मुख की स्थिति होती है, ये हमारा होंठ है ना, ये होंठ ही तो उन्हें बाहर निकलता है, तो होंठ क्या करता है? वर्णों को रोकता है। आप बोलते समय देखिए क्यों, आपने कभी सोचा कि भगवान ने होंठ क्यों बनाए? भगवान ने होंठ क्यों बनाए? नहीं, होंठ का मतलब केवल दूसरे सेंस में न जाइए, वास्तव में भगवान ने वैज्ञानिक रूप से होंठ बनाए हैं यार। हाँ, वो तो सुंदरता के लिए तो है ही, पर वो होंठ जो है वो वास्तव में बंद होकर खुलकर एक वर्ण, एक शब्द से दूसरे वर्ण या दूसरे शब्द के बीच का अंतर करते हैं। और अगर ये न हो साहब ना, तो सारे एक साथ एक जैसे निकलेंगे, स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। तो होंठ खुलते बंद होते हैं। तो जो होंठ है ये हमारे मुख में जो हमारे ओष्ठ हैं, इनके, तो यहां हो जाएगा ओष्ठ या होंठ के खुलने और बंद होने, होंठ के खुलने और बंद होने। अब ये हमारा दो है दोस्त, दूसरा नंबर आ गया। तो नंबर 2 ओठ के खुलने और बंद होने, और नंबर 1 फेफड़े का हवा निकलना और स्वर तंत्रियों का झंकृत होना। तो इसे कहते हैं बाह्य प्रयत्न, और इसको कहते हैं नंबर 2 को अभ्यांतर प्रयत्न। क्या कहते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न। उम्मीद करता हूं चित्र भले ही अच्छा ना बना हो, लेकिन ये मैं उम्मीद करता हूं कि बाह्य प्रयत्न क्या है और अभ्यांतर प्रयत्न क्या है, इस प्रतीक के माध्यम से आप समझ गए होंगे। क्योंकि दोस्त, मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, बहुत से टीचर को देखा है, केवल किताबी भाषा बोलते हैं, बच्चे चीज को समझ ही नहीं पाते। ठीक है, अब हम यहां क्या लेने जा रहे हैं? अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद, अर्थात होंठ के खुलने और बंद होने के आधार पर वर्ण के भेद। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये चित्र कहीं ना कहीं आपकी सहायता करेगा। नेक्स्ट चलिए, अब हम क्या करते हैं? अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर, अब केवल प्रतीक में मैं लिखूंगा अभ्यांतर प्रयत्न। अब आप समझ जाइए, अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। अब अभ्यांतर प्रयत्न का मतलब क्या है? हमने बता दिया, ओठ के खुलने व बंद होने, होठ के
खुलने व बंद होने के आधार पर जो प्रयत्न है उसे कहते हैं अभ्यांतर प्रयत्न। और दोस्तों याद रखिएगा, होंठ के खुलने और बंद होने अर्थात अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 4 भेद होते हैं। तो होंठ के खुलने बंद होने को अभ्यांतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के 4 भेद होते हैं। जो एक हमारा होता है, जो है सबसे पहले जो है इसको हम कहते हैं, एक होता है आपका जिसमें कि हमारा मुख सबसे ज्यादा जो है खुला होता है, जिसमें हमारा मुख सबसे ज्यादा खुला होता है, इसे कहते हैं विवृत्त। विवृत्त, देखिए लिखने में गलत हो गया, सही है, विवृत्त। नंबर 2 जब सबसे कम खुला होता है, संवृत्त। नंबर 3 अर्ध विवृत्त, अर्ध विवृत्त। और नंबर 4 अर्ध संवृत्त, अर्ध संवृत्त। ठीक, हाँ, यहां एक चीज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि ध्यान रखिएगा, इसका कंपेयर संस्कृत से मत करिएगा, क्योंकि संस्कृत में यहां भेदों की जो संख्या होती है वो संख्या अधिक हो जाती है। संस्कृत में भेदों की संख्या अधिक हो जाती है, जबकि हिंदी में भेदों की संख्या कम होती है। 4 ही भेद होते हैं, इसलिए हिंदी और संस्कृत में यहां अंतर है। अब आइए विवृत्त। विवृत्त शब्द देखिए, मैं बता दूं, विवृत्त शब्द विवर से बना है। विवर माने गुफा, गुफा के जो मुख होता है ना उसे विवर कहते हैं। तो गुफा का मुंह कैसा होता है, खूब बड़ा सा होता है ना, तो गुफा का मुंह विवृत्त माने बड़ा सा। बड़ा माने जिसके उच्चारण में क्या होता है, मुख, जिसके उच्चारण में मुख पूरा या बड़ा खुलता है, जिसके उच्चारण में मुख जो है पूरा खुलता है या बड़ा खुलता है, उसे क्या कहते हैं, विवृत्त। और ध्यान रखिएगा, बोलिए आ, तो आपको खुद लग जाएगा कि नहीं, इसके उच्चारण में तो मुख खूब बड़ा सा खुल रहा है, तो आ क्या है, विवृत्त है। आ, हम लोग छोटे थे, खाना नहीं खाते थे, मम्मी कहती थी चलो गाना गाएं, तब मुझे याद आया कि अब जब व्याकरण पढ़ा तो ध्यान आया, हमारी मम्मी को तो खूब व्याकरण आता था। कहती थी चलो गाना गाते हैं, हम लोग कहते थे हाँ चलो गाते हैं, कहती थी बोलो आ, तो हम कहते थे आ, और जैसे कहा आ वैसे खा ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आ कहने में मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, तो आ विवृत्त है। संवृत्त, विवृत्त का बिल्कुल उल्टा, माने जिसके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है, मुख सबसे कम खुलता है, उसको कहते हैं संवृत्त। और आप अच्छी तरह से जानते होंगे ई उ ऊ न, इनके उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है। क्यों, न? आप मुंह में खाना भरे हुए हैं, कोई 2 पूड़ी और ऊ का उच्चारण मुंह बंद करके भी कर लेते हैं, ई ना। तो कहने का मतलब यही है कि ई ऊ का उच्चारण करने में मुख बहुत ज्यादा खोलने की जरूरत नहीं होती। तो ई ऊ ये क्या है, संवृत्त है। ठीक, अब बचा अर्ध विवृत्त और अर्ध संवृत्त। देखिए, अर्ध विवृत्त का मतलब है कि जब किसी वर्ण के उच्चारण में जो हमारा मुख है, मुख सबसे, ठीक है, मुख जो है जब किसी वर्ण के उच्चारण में मुख आधा खुलता है, जब किसी वर्ण के उच्चारण में मुख आधा खुलता है तो उसे अर्ध संवृत्त कहते हैं। और जब मुख आधा बंद होता है तो उसे बंद होता है। देखिए, जब मुख आधा खुलता है तो उसे अर्ध विवृत्त कहते हैं, और जब आधा बंद होता है तो उसे अर्ध संवृत्त कहते हैं। अब टेंशन एक बात की है, आप भी तुरंत सोचे होंगे कि यार मुख आधा खुलता है, मुख आधा बंद होता है, घूम फिर के बात तो एक ही है, फिर दोनों में अंतर क्या है? अंतर है, मेरे होंठ देखिए, सॉरी होंठ नहीं, हाथ देखिएगा, ये हमारे दोनों होंठ हैं। देखिए, जब ये हमारे होंठ की नॉर्मल स्थिति है, जब ये मान लीजिए हमारा होंठ आधा खुला है, ओके, अब जब आधे से बोलते समय थोड़ा ऊपर की ओर उठने लगे तो ये अर्ध विवृत्त है।
है तो आधा, लेकिन आधे से ऊपर की ओर जा रहा है। और जब आधा है और आधे से नीचे की ओर आने लगे तो अर्ध समृद्ध है, मतलब आधा दोनों में खुलेगा, लेकिन अर्ध विवृत्त में आधा से ऊपर की ओर जाएगा और अर्ध समृद्ध में आधा से नीचे की ओर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए बचा कौन, ए ऐ ओ औ। तो बड़ा बड़ा, चूंकि अर्ध विवृत्त में ज्यादा खुलेगा भाई, ऊपर की ओर जाएगा, तो बड़ा बड़ा छांट करके अर्ध विवृत्त को दे दीजिए। तो ऐ औ ये क्या है, अर्ध विवृत्त है, और ए ओ अर्ध समृद्ध है। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अ भी अर्ध विवृत्त होता है। तो अ, आ, ई उ ए ऐ ओ औ, ये हो गए हमारे क्या, अभ्यांतर प्रयत्न, जो है अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। तो आप इसको जो है देख लिए हैं, और आपने देखा कि अभ्यांतर, हमने जो है एक चित्र आदि के माध्यम से आपको समझाया कि अभ्यांतर प्रयत्न कहते किसको हैं और अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर कितने भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब इसके बाद हम अगली चर्चा शुरू करते हैं। नंबर 2, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्ण के भेद। अब दोस्तों हम पहले ये देखें कि बाह्य प्रयत्न कहते किसको हैं। तो मैंने आपको बताया था कि फेफड़े से हवा का निकलना और स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, इन दोनों को संयुक्त रूप से बाह्य प्रयत्न कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा वायु को बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, वर्णों को उच्चरित होकर बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है, इसलिए इसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। तो बाह्य प्रयत्न समझ गए कि फेफड़े से हवा का निकलना, फेफड़े से दबाव बनना और स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, ये 2 बाह्य प्रयत्न हैं। तो बाह्य प्रयत्न के 2 रूप बन जाते हैं। बाह्य प्रयत्न का पहला रूप बनता है फेफड़े से वायु, या वायु को हम प्राण भी कहते हैं। तो फेफड़े से वायु या प्राण का निकलना। ठीक, दूसरा रूप बनता है स्वर तंत्रियों का, स्वर तंत्रियों का झंकृत होना, स्वर तंत्रियों का झंकृत होना। ओके, अब आइए पहले रूप की चर्चा कर लेते हैं फटाक से। क, क्या, प्राण का, वायु का निकलना। तो प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद। प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद, मतलब जब किसी भी वर्ण के उच्चारण में कितनी हवा की जरूरत होती है, कितनी हवा फेफड़े से निकलती है, इसी को कहते हैं प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद। ठीक है, तो देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रत्येक वर्ण के उच्चारण में एक समान वायु की जरूरत नहीं होती। कुछ वर्णों के उच्चारण में कम वायु की जरूरत होती है, कुछ वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की जरूरत होती है। तो प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के भेद आप जान गए। अब इस आधार पर 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा जो होता है वो होता है महाप्राण। तो प्राण या वायु के आधार पर वर्ण के कितने भेद हो गए, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण क्या है, अल्प माने कम न, तो कम, और प्राण माने वायु, तो कम वायु की आवश्यकता, मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु की आवश्यकता होती है उन वर्णों को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। महाप्राण, महा का मतलब होता है अधिक, प्राण का मतलब होता है वायु, तो वायु की आवश्यकता, कहने का मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। तो प्राण के आधार पर वर्ण के 2 भेद हो गए, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण माने जहां कम प्राण वायु की जरूरत लगे, फेफड़ों से कम दबाव पड़े, कम हवा निकले, और महाप्राण मतलब
अधिक वायु की आवश्यकता पड़े, फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़े और अधिक वायु निकले। तो वायु व्याप की दृष्टि से दो भेद हो गए। अब देखिए दोस्तों, ऐसा है कि आज के वीडियो को हम यहीं रोकेंगे, यहीं विराम देंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो वहां बाकायदे चर्चा करेंगे अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है, ये तो आप जान गए। लेकिन अब ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन से वर्ण अल्पप्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अल्पप्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं, फिर स्वरतंत्रियों के झंकृत होने के आधार पर कितने भेद हैं, किस तरह से झंकृत होते हैं, उनमें कौन कौन से आते हैं, इन सब की चर्चा करेंगे। और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कंफ्यूजन का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको खेल खेल में इतना बढ़िया सिखा दिया जाएगा कि जो है आप सीख जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।